नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं और निफ्टी इंडेक्स डिस्कशन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। आखिर हमें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम ये निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स देखें क्यों? इन दोनों ही सवाल का जवाब ये है, जैसे निफ्टी 50 इंडिया की लिस्टेड कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, मींस निफ्टी 50 का मूवमेंट एक तरह से इंडिया की लिस्टेड कंपनीज के मूवमेंट को दर्शाता है। उसी तरह अगर इंडिया के हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को की मूवमेंट्स को, उसके फंक्शन को दर्शाने के लिए एनएसई ने निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स बनाया। इस निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में टॉप 20 कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से रखी और इनका जो मूवमेंट है वो ओवरऑल इंडिया के हेल्थ केयर लिस्टेड कंपनीज जो है हेल्थ केयर में काम करने वाली, उसके मूवमेंट को दिखाता है। राइट फ्रेंड्स, तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में क्या है, 20 कंपनीज है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख के बीच का है। 2023 में हेल्थ केयर इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उन्होंने करीबन 2.5 लाख करोड़ का सेल्स किया और प्रॉफिट किया तकरीबन 31,000 करोड़ रुपीस का। इस हेल्थ केयर में इंडेक्स में जो कंपनीज हैं वो मेनली 4 इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। नंबर 1 फार्मा इंडस्ट्री को, नंबर 2 हॉस्पिटल इंडस्ट्री को, नंबर 3 हेल्थ केयर एंड सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री को और नंबर 4 हेल्थ केयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, मींस जमाने की दशकों पहले से बनी हुई इंडस्ट्री है, वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज है वो बड़ी हो चुकी हैं और वो मैच्योर हो चुकी हैं। दैट इज वाई इस इंडेक्स का सबसे बड़ा पार्ट जो बनता है, तकरीबन 84% का जो मार्केट कैप है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को से आता है। इसी तरह से जो बाकी की हैं जैसे कि हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, R&D एंड टेक और हेल्थ केयर सर्विस, ये भी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री होने के बावजूद इसने अपने इंडेक्स में पार्ट बनाया है। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा पार्ट है। अगर हम पर्टिकुलर कंपनीज को देखें तो ये वो 20 कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स को बिलोंग करती हैं। मार्केट कैप के हिसाब से जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मा का सबसे बड़ा पार्ट है, बट फार्मा में भी सन फार्मास्यूटिकल्स है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 23% का शेयर रखती है इस इंडेक्स में। अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें, हॉस्पिटल्स के बारे में अलग से बात क्यों करना है फ्रेंड्स, बिकॉज आप फार्मा इंडस्ट्री को बाकी इमर्जिंग इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज फार्मा तो मैच्योर है, काफी बड़ी हो चुकी है। तो हम इसको इसी तरह से अपने आगे के पूरे डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि फार्मा, हेल्थ केयर सर्विसेज और हॉस्पिटल्स में कौन बड़ी है इसके अंदर। राइट फ्रेंड्स, तो फार्मा में सबसे बड़ा मार्केट कैप किसके पास है? सन फार्मास्यूटिकल के पास, देन डिविस लैब के पास। अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल में बड़ा मार्केट कैप किसके पास जाता है? अपोलो हॉस्पिटल के पास में। इसी तरह से जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें बड़ा मार्केट कैप किसके पास है? लाल पैथ लैब के पास। और सिर्फ एक कंपनी है इस इंडेक्स में जो कि रिप्रेजेंट करती है R&D को, हेल्थ केयर R&D को, वो है सिंजन इंटरनेशनल। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा देखने का चीज होता है वो होता है रेवेन्यू, मींस धंधा कर कौन रहा है। तो ओवरऑल इंडेक्स में याद करिए, ओवरऑल इंडेक्स में सबसे बड़ा का शेयर किसका था? फार्मा का। और फार्मा में सबसे ज्यादा धंधा किसने किया? सन फार्मास्यूटिकल्स ने। एंड अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रेवेन्यू कौन जनरेट करता है? अपोलो हॉस्पिटल। और अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है डॉक्टर लाल पैथ लैब। और सिंजन वो इकलौती है, और वो भी ठीक ठाक सा भी इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से सिंजन भी एक तकरीबन 3,000 करोड़ का उसने लास्ट ईयर 23 में रेवेन्यू जनरेट किया। राइट फ्रेंड्स, अब हम ये तो जान गए कि रेवेन्यू के हिसाब से लॉयन शेयर कौन सा है, देन अब ये भी जान ले कि प्रॉफिट के हिसाब से कौन है। तो प्रॉफिट को भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी सन फार्मास्यूटिकल का सबसे ज्यादा है, मींस फार्मा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी सन फार्मास्यूटिकल कर रहा है, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी सन फार्मास्यूटिकल कर रहा है। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल में हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि मैक्स हेल्थ केयर जो है उसने
अपोलो हॉस्पिटल से ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट किया है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बार मैक्स हेल्थ केयर में क्या है कि कुछ टैक्सेस का रिबेट आया है, प्लस कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स रहे, जिसकी वजह से इस साल एक्सेप्शनल प्रॉफिट मैक्स हेल्थ केयर का अलग से रहा। दैट इज वाई इसका प्रॉफिट इतना ज्यादा आ रहा है। बट अगर हम इसका हिस्टोरिकली देखें तो मैक्स हेल्थ केयर का प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल का प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो इस साल का प्रॉफिट है मैक्स हेल्थ केयर का वो एक्सेप्शनल है। दैट इज वाई ये आगे के डिस्कशन में भी हम देखेंगे, जब रेशियोज देखेंगे तो मैक्स हेल्थ केयर को काफी ज्यादा बड़ा बना के दिखाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सा था हमारे पास? हेल्थ केयर सर्विसेज। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट करती है डॉक्टर लाल पैथलैब। एंड इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या होता है? ग्रोथ का। मींस हम यहां तक तो जान गए कि लॉ एंड शेयर कौन सा है सेल्स में, प्रॉफिट में। देन हमें यह भी तो देखना है कि क्या हमें ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं। तो ग्रोथ को जानने के लिए हम सबसे पहले इस इंडेक्स की ग्रोथ को देखते हैं कि इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में 13% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। 5 ईयर्स में मींस मिड टर्म ग्रोथ इंडेक्स का 12% का रहा, और करेंट ईयर ग्रोथ 10% का रहा। ये साल थोड़ा सा ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, राइट फ्रेंड्स। लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, बट ये सब थोड़ा डिफिकल्ट रहा ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। अगर हम 10 ईयर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में, तो हमें एक खास बात देखने को क्या मिलती है कि फार्मा, जो कि एक पुराना इंडेक्स, पुरानी इंडस्ट्री है, उसमें हमें ऑलमोस्ट 10 से 12% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स ये एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, उसके बावजूद भी 10 से 12% लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ तो हमें 4 या 5% जैसे पुरानी मच्योर मच्योर इंडस्ट्रीज, जैसे पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज है, वहां से होना चाहिए। बट फ्रेंड्स अगर हम इंडिया का सिर्फ धक्का, इंडिया का ही अगर रेवेन्यू देखें कि हमको सिर्फ इंडिया से रेवेन्यू मिल रहा होता, तो ये हमें वही 4 या 5% का ही रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता। बट यहाँ पे फार्मा को हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई जो बाहर के कंट्रीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें 10 से 12% का एक अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन हमारे पास हमारे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में से क्या मिलता है? सिंजिन, जो कि हेल्थ, सिंजिन इंटरनेशनल, जिसने कि 10 ईयर्स ग्रोथ 19% का दिखाया। फिर अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज में देखें तो लाल पैथ लैब 16% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और अपोलो हॉस्पिटल का 17% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यहाँ पे मेट्रोपोलिस और मैक्स हेल्थ केयर का हमें 10 ईयर्स का ग्रोथ नहीं देखने को मिला, बिकॉज वहां का डेटा अवेलेबल नहीं है। देन हम मिड टर्म ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेम स्टोरी है कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है वहां पे हमें एक अच्छा मिड टर्म ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे कि सिंजन में 18% का, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वहां पे 12 से 14% का, हॉस्पिटल्स में 15 से 20% का सेल्स ग्रोथ। वहीं पे जो मैच्योर इंडस्ट्री है वहां पे हमें एवरेजली 10 से 11% का मिड टर्म सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम, ये तो रहा लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। अगर हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिले। अगर हम सिर्फ फार्मा के बारे में बात करें तो फार्मा में हमें 9 से 10% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पे अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल दोनों ही कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल्स में 13 to 16% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला करंट ईयर में, और सिंजन इंटरनेशनल ने 23% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। बट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखें, तो क्वार्टरली में हमें ओवरऑल जो रिजल्ट अभी तक आए हैं उसमें 17% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मींस यहां से हो सकता है कि हमें टर्न अराउंड मिले, जो कि हम आगे के रिजल्ट्स में ध्यान रखेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये तो रहा ग्रोथ का। ग्रोथ पैरामीटर के अलावा हमें बाकी पैरामीटर्स भी देखना चाहिए, जैसे लिक्विडिटी कैसी है, इसका सॉल्वेंसी कैसी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कैश फ्लो कैसा है। तो चलिए आगे इन रेशियोज के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी में हम सबसे पहले देखते हैं मार्जिन, कि मींस किसका मार्जिन सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भले हम धंधा कितना भी करते हो, हमें प्रॉफिट तो ले जाना है ना घर, राइट फ्रेंड्स। तो एक बात का ध्यान रखें, जो मैच्योर इंडस्ट्री है वहां पे क्या मार्जिन अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उनके R&D काफी ज्यादा हो चुके हैं।
और जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है वहां पे शुरुआत में मार्जिन थोड़े कम होते हैं बिकॉज वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो यही चीज हमें यहां देखने को मिला। तो मैच्योर इंडस्ट्री कौन सी थी हमारे पास इस इंडेक्स में? राइट, मैच्योर इंडस्ट्री थी यहाँ पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल फार्मा में करीबन 15 से 20% का मार्जिन देखने को मिलता है एवरेजली। ये सभी फार्मा में सेम है, बट बेस्ट मार्जिन हमारे पास निकल के आता है डिविस लैब का 23% का। देन अगर हम हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को देखें तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज है जिसमें कि लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस है, उसका भी मार्जिन तकरीबन 11 से 12% का है। हेल्थ 12% का मार्जिन एक अच्छा मार्जिन है इमर्जिंग इंडस्ट्री के लिए। देन हमारे पास आता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैक्स हेल्थ का 24% का मार्जिन है और अपोलो हॉस्पिटल का मात्र 5% का। बट फ्रेंड्स याद करिए यहां पे प्रॉफिट कैसा हुआ था, इस साल ही एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो अगर हम ओवरऑल लॉन्ग पिछले डेटा को देखें तो मैक्स हेल्थ का भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 5 से 6% का ही है। ओवरऑल हॉस्पिटल्स में इतना ही मार्जिन हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपेंशन के लिए, इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लीज के लिए काफी ज्यादा खर्चे होते हैं, राइट फ्रेंड्स? देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स कि करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास कितना करंट असेट है। तो करंट रेशियो हमें लिक्विडिटी को दिखाता है, जिसमें कि बेस्ट करंट रेशियो हमें किसको देखने को मिल रहा है, डिविस लैब का, कि मींस उसके लायबिलिटी से 8.5 ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ज्यादा है उसके पास करंट असेट्स। ओवरऑल अगर हम फार्मा को देखें तो फार्मा का ओवरऑल करंट रेशियो 2 to 3 है, राइट फ्रेंड्स? बट यहीं पे अगर हम अपने हॉस्पिटल्स को देखें तो हॉस्पिटल्स का जो करंट रेशियो है वो 1.3 है। आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज उनकी लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटीज वगैरह ज्यादा है, राइट फ्रेंड्स? देन हमारे पास लाल पैथ लैब का, अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज को देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे अच्छा किसके पास है, लाल पैथ के पास 2.1 का करंट रेशियो, राइट फ्रेंड्स? देन हमारे पास नेक्स्ट रेशियो होता है ट्रेड डेज। ट्रेड डेज क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रेड डेज होता है कि कोई भी कंपनी कितना टाइम क्रेडिट देती है, मतलब उसको जो रेवेन्यू आ रहा है वो कैश में वापस कितने दिनों में आ रहा है, मतलब उधारी में कितना काम कर रही है। तो जितना कम ट्रेड डेज होगा उतना अच्छा होगा। ओवरऑल फार्मा में हम देखें तो 3 से 4 महीने का ट्रेड डेज एवरेज है, राइट फ्रेंड्स? यहीं पे अगर हम अपने इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं जैसे लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस, तो यहाँ पे भी लाल पैथ लैब का ट्रेड डेज 13 डेज का है और मेट्रोपोलिस का 39। मीन्स यहाँ पे फार्मा जितना तो ट्रेड डे नहीं है बट उससे बेटर है, राइट? ये तो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स का देखिए तो मैक्स हेल्थ का सिर्फ 8 डे है और अपोलो हॉस्पिटल का 49 डेज, राइट फ्रेंड्स? बट यहाँ पे हमें बायोकॉन जैसी कंपनी भी देखने को मिलती है जिसके कि 117 डेज है, राइट? तो ये देखने को हमको मालूम पड़ता है कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, फार्मा मैच्योर इंडस्ट्री, उन दोनों में फर्क देखने को मिलता है। मीन्स फार्मा जैसे इंडस्ट्री को ट्रेड डेज थोड़े ज्यादा है जो कि ऑन एन एवरेज 3 to 4 मंथ्स है। नेक्स्ट हमारा रेशियो होता है, ये तो हमने देख लिया प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी। मीन्स कोई भी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। तो इसके लिए सबसे पहला रेशियो हमारे पास है आईसीआर। आईसीआर मीन्स क्या फ्रेंड्स? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मीन्स जो उसकी कवरेज इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो उसके सेल्स में कितना पार्ट रखती है, राइट फ्रेंड्स? तो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसका आता है? डिविस लैब का। ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, इसकी लीज लायबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसके पास बहुत अच्छा आईसीआर मिलता है। वहीं पे अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो पूरा फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री का डबल डिजिट का आईसीआर है जो कि कंफर्टेबल है, राइट फ्रेंड्स? वहीं पे अगर हम हॉस्पिटल्स देखें तो हॉस्पिटल्स का क्या होता है, इनमें लीज लायबिलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। दैट्स व्हाई हम हॉस्पिटल्स को फार्मा से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बट उसमें भी मैक्स हेल्थ का आईसीआर 12 का है, वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल का आईसीआर 4 का है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि मैक्स हेल्थ का जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे, पिछले हिस्टोरिकल देखें तो वहां पे भी 4 से 5 का अपोलो हॉस्पिटल की जैसा ही आईसीआर है इसका। वहीं पे अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज को देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में लाल पैथ का आईसीआर है 9 का, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा रेशियो आता है डेप्ट टू इक्विटी। मींस इक्विटी के अगेंस्ट कितना डेप्ट है। तो यहाँ पे हमें सबसे बेस्ट क्या मिलता है, फार्मा में होने के बावजूद अबर्ट इंडिया और डेविस लैब एक डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट फ्रेंड्स? वहीं पे अगर हम टोटल देखें तो पूरे इंडेक्स का डेप्ट और मैक्सिमम 45% है, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है। बट उसके बावजूद यहाँ पे हमें
लॉरस लैब और ल्यूपिन जैसी है जिसका 30% का डेप्ट टू इक्विटी है, जो कि कंपैरेटिवली हायर एंड पे है। राइट फ्रेंड्स, वहीं पे फार्मा में हमको ऐसी कंपनीज भी देखने को मिलती हैं जहां पे हमें डेप्ट फ्री स्टेटस मिलता है, जैसे कि अबर्ट इंडिया और डेविस लैब। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी थी? हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर सर्विसेज में लालपात लैब देखने को मिलती है, और साथ में मेट्रोपोलिस, जिसका कि डेप्ट टू इक्विटी 5 to 7% का है, 5 to 9% का है। तो ये कंफर्टेबल डेप्ट टू इक्विटी है। एंड हॉस्पिटल्स को देखें तो अपोलो हॉस्पिटल का इतने एक्सपेंशन के बावजूद, इतनी लीज लाइबिलिटी के बावजूद, अपोलो हॉस्पिटल का सिर्फ 12% का डेप्ट टू इक्विटी है, जो कि कंफर्टेबल डेप्ट टू इक्विटी है। वहीं पे मैक्स हेल्थ का सिर्फ 1% डेप्ट टू इक्विटी है। राइट फ्रेंड्स, मींस यहाँ पे ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी कंफर्टेबल है। अगर हम इंडेक्स के डेप्ट रेशियो के बारे में बात करें, डेप्ट रेशियो मींस टोटल असेट कितना ज्यादा है टोटल लाइबिलिटी के मुकाबले। तो डेप्ट रेशियो में सबसे बेस्ट डेप्ट रेशियो फार्मा में हमको मिलता है डेविस लैब का। अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल में मैक्स हेल्थ आता है 27% से। और अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में लाल पैथ लैब आता है 29% का डेप्ट रेशियो के हिसाब से। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रेशियो होगा कैश फ्लो रेशियोज। कैश फ्लो रेशियो में हम क्या देखते हैं कि कंपनी कैश फ्लो कैसा जनरेट कर रही है। कैश फ्लो रेशियो में सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमारी करंट लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी है उससे कितना गुना है। राइट फ्रेंड्स, जितना ज्यादा कैश फ्लो हमारे पास करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट होगा उतना कंफर्टेबल होगा हमारी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे बेस्ट कैश फ्लो रेशियो मिल रहा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो मिल रहा है डेविस लैब का, वो कि करीबन 3 गुना है। मींस करंट लाइबिलिटी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कैश फ्लो इसने जनरेट किया। वहीं पे अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज को देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे बेस्ट हमारे पास मिलके आता है लाल पैथ लैब का। एंड हॉस्पिटल्स को देखें तो हॉस्पिटल में हमारे पास मिलता है मैक्स हेल्थ का। वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल का है 0.7 का OCFR। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक बात ध्यान देने को है कि जितना ज्यादा कैश फ्लो आएगा ऑपरेशन से उतना ज्यादा कंपनी के पास आजादी रहेगी वो अपने डेवलपमेंट में लगाने के लिए या हमें डिविडेंड बांटने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास कैश फ्लो रेशियो है कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो। कैश फ्लो टू डेप्ट रेशियो में जैसा कि हमने पहले भी देखा था डेप्ट के बारे में कि अबर्ट इंडिया और डेविस लैब एक डेप्ट फ्री कंपनी है, मींस उसका CFD सबसे बेस्ट है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल में बेस्ट CFD मिलता है मैक्स हेल्थ का। देन अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें तो मेट्रोपोलिस का CFD लाल पैथ से बेटर है। राइट फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रेशियो है फ्री कैश फ्लो रेशियो। फ्री कैश फ्लो रेशियो में क्या मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने केपेक्स कैश फ्लो का कितना % केपेक्स में लगा रही है। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो रेशियो है ये थोड़ा सा डाइसी रेशियो है। ऐसा क्यों? मींस वो कंपनीज जो कि अपने 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 डेवलपमेंट के लिए केपेक्स नहीं कर रही है वहां पे FCF बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेंड ही नहीं किया अपने केपेक्स, अपने कंपनी के केपेक्स के लिए। तो वहां पे फ्री कैश फ्लो में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसे कंपनीज क्या आगे चल के हमें वो ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने वाला होता है कि क्या वो कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अपने प्लांट प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि हमें फ्यूचर अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। अगर कर रही है तो वो FCF कितना अच्छा है वो हमें देखना है। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट FCF किसका मिलता है? अबर्ट इंडिया का। अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करें तो वहां पे लाल पैथ लैब का है। देन अगर हम हमारे हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो वहां पे मैक्स हेल्थ का भी है, अच्छा एक्सपेंशन कर रही है। एंड साथ में अपोलो हॉस्पिटल का भी 17% है। राइट फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ कैश फ्लो रेशियोज। देन हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी तो देखनी है कि मींस प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। यहाँ पे हम साफ साफ देख पाएंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बेस्ट है अबर्ट इंडिया की। फार्मा में होने के बावजूद अबर्ट इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनीज है। मल्टीनेशनल कंपनी में हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अबर्ट के 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, मींस उसकी टोटल इक्विटी का 30% उसने इसी साल प्रॉफिट जनरेट किया। अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो हॉस्पिटल का ROE में बेस्ट है मैक्स हेल्थ। अगर हम पैथोलॉजी में, अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज को देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में
मेट्रोपोलिस और लालपैथ दोनों ने 14% का आरओई जनरेट किया इस साल, राइट फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट रेशियो को देखते हैं, आरओपी मींस अपनी पेड अप इक्विटी का कितना टाइम्स उसने अभी किया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैच्योर इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री, वहां पे आरओपी अच्छा होगा ही। क्यों? क्योंकि वो सालों पहले स्टार्ट हुई है, उस समय का जो पेड अप इक्विटी था बहुत कम लगता था आज के कंपैरिजन में, तो उसका आरओपी अच्छा होना ही है। बट इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं आज इमर्जिंग इंडस्ट्री के आरओपी से। क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा पैसा लगता है किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए, प्लस अभी इमर्जिंग है तो उसके प्रॉफिट्स भी उतने नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो हम फार्मा को देखें तो बेस्ट फार्मा का आरओपी किसका है? डॉक्टर रेड्डीज का है। अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज में देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज में आरओपी मेट्रोपोलिस का 14 का है, और हॉस्पिटल्स में देखें तो हॉस्पिटल्स में बेस्ट आरओपी है हमारा अपोलो हॉस्पिटल का, जो कि 12 टाइम्स है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास रेशियो आता है आरओए, मींस रिटर्न ऑन असेट्स। असेट्स से कितना परसेंट ज्यादा हमने, असेट्स का कितना परसेंट में प्रॉफिट जनरेट किया, तो यहाँ पे भी हमें अबॉट इंडिया एक अच्छा 21% का आरओए दे रहा है। अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल्स में मैक्स हेल्थ ने 11% का रिटर्न ऑन असेट्स दिया है, और वहीं पे अगर हम हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री को देखें तो वहां पे लालपैथ लैब ने 10% आरओए दिया है। देन ये तो हो गया हमारा सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फाइनली हमें ये देखना है कि हमें कंक्लूजन क्या देखने को मिला इस पूरे इंडेक्स में। हम जो इंडेक्स स्टडी कर रहे हैं उसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, हमें ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है। सेकंड, अगर हम हेल्थ केयर के लिए बुलिश है तो हम इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? इस इंडेक्स में या तो हम इसका म्यूचुअल फंड खरीद लें तभी हम इस इंडेक्स में हो जाएंगे, या फिर हम ईटीएफ खरीद लें तो भी हम इस इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कुछ स्टॉक्स में जो इस इंडेक्स को बिलोंग करते हैं वहां से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल इंडेक्स में हमें चार सेक्टर्स देखने को मिले थे। नंबर वन, फार्मा। फार्मा में हमें कौन सी दो कंपनीज अच्छी देखने को मिली अगर हम सभी रेशियोज को याद करें फ्रेंड्स? राइट, डिविस लैब एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अच्छी देखने को मिली, साथ में एक अबर्ट इंडिया जो कि एक एमएनसी है वो अच्छी देखने को मिली। क्या हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए? फार्मा में अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हम अबर्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिविस लैब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अबर्ट में इन्वेस्ट करते समय हमको ये तो ध्यान रखना होगा कि अबर्ट क्योंकि एक एमएनसी है तो इसमें हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी, मीन्स इसमें हमें भले कैश फ्लो अच्छा मिलेगा, इसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलेगी, बट यहाँ पे ग्रोथ हमें उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अबर्ट का सिर्फ इंडियन बिजनेस का ग्रोथ हमें मिलेगा, उसके इंटरनेशनल बिजनेस का हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट वहीं पे डिविस लैब एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसका इंटरनेशनल बिजनेस का जो एक्सपेंशन होगा उसका ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा, मीन्स डिविस में एक हमें अच्छा ग्रोथ भी मिलने को देखने को मिल सकता है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो हॉस्पिटल में सीधा सीधा अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छी कंपनी निकल के आती है इस इंडेक्स से। हेल्थ केयर सर्विसेज में, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स में अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में लालपैथ लैब एक अच्छी कंपनी निकल के आती है। एंड फाइनली हेल्थ केयर आर&डी एंड टेक में अभी एक अच्छी कंपनी का हम वेट कर रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट हो अपने प्रॉफिट के बारे में। अभी देख रहे हैं कि जैसे न्यू स्टार्टअप्स बड़े हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर आर&डी में, तो हम हो सकता है आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ अच्छे स्टार्टअप्स हमें, कुछ अच्छी कंपनीज लिस्ट होते हुए दिखे और तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। फाइनली कंक्लूजन, ये पूरा प्रेजेंटेशन क्या था, किसी रिकमेंडेशन की तरह नहीं लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। इस पूरे प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ ये था कि फार्मा इंडेक्स जो है, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वो हमें कैसे मदद कर सकता है वो जानने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.